हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मिल जाता है, जिसमें मैं 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं। और दोस्तों, आप इसको पढ़ने के बाद ना आपके डेली का एक भी बिहार करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं, आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो जुड़ जाइए हम आपको बिहार करंट अफेयर्स डेली देने वाले चैनल से, जिससे आप बिहार के सभी एग्जामों में आपको सफलता मिले। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों, 10,61,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर बिहार में स्वयं सहायता समूह यानी जीविका समूहों को बढ़ाने का कार्य किया गया। इसके फलस्वरूप 2005 से अब तक बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10,61,000 से अधिक हो गई है। इन स्वयं सहायता समूहों से 1,35,00,000 जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में अब तक 26,000 स्वयं सहायता समूह बिहार में गठित हो चुका है। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें किशनगंज में प्रगति यात्रा के दौरान कही है। किशनगंज में मुख्यमंत्री ने 514 करोड़ की 235 योजनाओं का शिलान्यास किया है। किशनगंज जिला में ही बिहार में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। ये किशनगंज ही जिला है जहां पर चाय उत्पादन होता है। दोस्तों, किशनगंज जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार जिला आता है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। किशनगंज की प्रमुख नदी महानंदा नदी है। कुल जनसंख्या अगर बात किया तो 16,90,400 है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 897 है। लिंग अनुपात 950 है। साक्षरता दर 55.46 है। किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल तथा नेपाल से सीमा बनाता है। बिहार के कुल 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नगर निकायों में महिलाओं को 2007 से ही 50% आरक्षण दिया जा रहा है। तो 2008 से ही बिहार में पोशाक योजना भी चलाई जा रही है। 2009 में 9वीं क्लास के छात्राओं के लिए साइकिल योजना चलाई गई थी। 2010 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा, चाहे जो भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए उसकी जानकारी दी गई। और ज्यादातर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका समूहों का बिहार में योगदान और जीविका समूहों को सशक्त करने की योजना जो है बिहार सरकार बना रही है। देखिए दोस्तों, जो स्वयं सहायता समूह और जीविका जो योजना है 2006 से चल रही है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? गरीबी उन्मूलन करना और महिला सशक्तिकरण। डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जाता है कि क्या इसका उपयोग है। नरखेड़ महाराष्ट्र में संपन्न हुए 69वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के किन खिलाड़ियों को बेस्ट अपकमिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, अविनाश और कशिश को। नरखेड़ महाराष्ट्र में संपन्न हुए 69वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के अविनाश सिवान तथा कशिश, जो बेगूसराय की रहने वाली हैं, उनको बेस्ट अपकमिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। बिहार बाल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर ने बताया कि चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार को 7वां एवं बालिका वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरल हैं। भारत के खेल मंत्री की बात किया तो मनसुख मंडाविया है। और बिहार जो दोस्तों अब खेलों का हब बनने जा रहा है। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय और खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया, जहां पर महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ, जिसमें भारत जीता भी। और दोस्तों, यहां पर अब खेलो इंडिया का भी कार्यक्रम होगा। बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। तो बिहार को खेलों में भी बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, संजय कुमार बने हैं। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के लिए की गई है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की, तो श्री हंसराज गंगाराम अहिर हैं। पटना हाईकोर्ट की बात हुई है तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के जो जो जज थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे के विनोद चंद्रन, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति मिल गई है। इसलिए अभी दोस्तों कार्यकारी एक जज नियुक्त हुए हैं।
बिहार के किस जिले में स्थित पुष्करणी तालाब का विकास बिहार पर्यटन विभाग करेगा? तो दोस्तों वैशाली जिले में है। बिहार के वैशाली जिले में स्थित पुष्करणी तालाब का विकास बिहार पर्यटन विभाग करेगा। इस पर 29 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि वैशाली एक ऐतिहासिक स्थल, और दोस्तों आप जानते हैं कि वैशाली में ही विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र उपस्थित है, जिसको लिच्छवी कहा जाता है। दोस्तों लिच्छवी में ही, मतलब वैशाली के लिच्छवी में ही पुराना, सबसे पुराना गणतंत्र स्थापित हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाली के एक ऐतिहासिक स्थल पुष्करणी तालाब के निकट विश्व शांति स्तूप है। साथ ही साथ दोस्तों वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। तो ऐतिहासिक स्थल वैशाली, आप जानते हैं दोस्तों बहुत चीजों के लिए वैशाली के, आप जानते हैं कि यहीं पर महावीर का भी जन्म हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के जो परवर, जैन धर्म के सबसे लास्ट में तीर्थंकर थे महावीर जैन, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। बिहार के कौन से पैरा तैराक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों ये शम्स आलम है। बिहार के पैरा तैराक शम्स आलम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शम्स आलम आइसलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओलंपिक अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, ताकि इस क्षेत्र में समकालीन रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जा सके। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया है। 17वें पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीतकर पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। हाल ही में चर्चा में रही परले मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो दोस्तों ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। रक्षा सचिव ने हाल ही में बताया कि पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित परले मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। यह स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन के आधार पर विकसित किया है। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। डीआरडीओ का प्रमुख समीर भी कामत है। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। भारतीय थल सेना का प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। और भारतीय नौसेना का प्रमुख जो है दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करना और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में उनके एकीकरण को बढ़ावा देना था। महाराष्ट्र ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो 6.25 लाख करोड़। दावोस में विश्व आर्थिक मंच, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिनों में 6.25 लाख करोड़, लगभग $750 बिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाना और वैश्विक निवेश को राज्य में आकर्षित करना है। दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई के अवाडी में स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ 1561 करोड़ मूल्य के एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। 21 जनवरी 2025 को अंतिम रूप में दिए गए इस अनुबंध का उद्देश्य भारतीय सेना के लिए 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक खरीदना है। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल पर नए सिरे से खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की है, जो इसकी 1200 साल पुरानी विरासत में एक और अध्याय जोड़ते हैं। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्थल विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है और ये उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 20 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य में संपन्न हुआ, जो 4 साल के अंतराल के बाद इस आयोजन के सफल पुनरुद्धार का प्रतीक है।
इस उत्सव में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें तिरुपति और नेल्लोर जैसे आसपास के जिलों के 3,000 से अधिक छात्र शामिल थे, जिन्हें प्रायोजकों द्वारा मुफ्त परिवहन और भोजन प्रदान किया गया था। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कौच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कांच आयोग के अध्यक्ष और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिरोयुकी इनोue सहित वैश्विक कांच समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थी। आईसीजी 2025 का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो यूएसए ने दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने टिकटॉक पर संघीय प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह निर्णय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया, जिसने टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी बाइटडांस को अपने अमेरिकी परिचालन को बेचने या राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण पूर्व प्रतिबंध का सामना करने की आवश्यकताओं वाले कानून को बरकरार रखा है। हालांकि 47वें राष्ट्रपति इनके बनने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के बाद, उन्होंने टिकटॉक के नियमों पर राहत दी है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीयों को शामिल किया गया है। ये 6 भारतीय विवेक रामास्वामी, कश्यप कास पटेल, जय भट्टाचार्य, श्री रामकृष्णन, हरमीत ढिल्लो और उषा वांस है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज का हेड विवेक रामास्वामी को बनाया गया है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति, लेखक और पॉलिटिशियन है। कश्यप कास पटेल को एबी यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर बनाया गया है। 44 साल के कास पेशे से एक वकील हैं। फिजिशियन और इकोनॉमिस्ट जयंत भट्टाचार्य या जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लीड करने के लिए चुना गया है। उषा वांस अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की पत्नी है, जो यानी वो सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन चुकी हैं। बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की एडवोकेट हरमीत कौर ढिल्लो को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स नियुक्त किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? तो धनंजय सिंह को। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने धनंजय सिंह को अध्यक्ष और पवन जी चंदक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। शुक्ला कॉमर्स लॉ में ग्रेजुएट, आईसीएसआई के फेलो सदस्य और गुरुग्राम में एक कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। शुक्ला कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, टैक्सेशन में एक्सपर्ट हैं। एंजल वन ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? तो अमरीश केंगे को। भारत के लीडिंग फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म्स में से एक एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। केंगे को फिनटेक, टेक्निकल और ई कॉमर्स सेक्टर में एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो गूगल पे एपेक में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर की भूमिका में रह चुके हैं। अमरीश ने क्रोमकास्ट के लॉन्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गूगल टीवी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गूगल से पहले अमरीश ने मिंत्रा में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में काम किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 21 जनवरी 2025 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया? तो दोस्तों अमेरिका में। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में 21 जनवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यह पहली बैठक थी। वह पद संभालने के महज 1 घंटे बाद इसमें शामिल हुई। क्वाड का गठन साल 2007 में हुआ। क्वाड देशों का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीनी दखल से बचाना है। भारत साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। यह सम्मेलन अप्रैल या अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी में से एक ब्रांड फाइनेंस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस ग्रुप ने नंबर 1 भारतीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? तो दोस्तों टाटा ग्रुप ने। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी में से एक ब्रांड फाइनेंस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने नंबर 1 भारतीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह $31.6 बिलियन वैल्यूएशन वाला भारत का पहला ब्रांड भी बन गया है।
वही ग्रुप की कंपनी टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज ब्रांड बन गई है। टाटा अपने रेटिंग AAA को बरकरार रखते हुए टॉप 100 में अपना स्थान बनाए हुए और 60वें स्थान पर काबिज है। तो दोस्तों यार, आप